अध्याय 7 जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। सभी सजीवों में कुछ प्रक्रियाएं जैसे पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि होती हैं जो उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। इन प्रक्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें भोजन से प्राप्त होती है। आपको क्या लगता है, क्या सभी सजीव एक ही स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? हमने खाद्य जालों में भी अध्ययन किया है कि पूरे जीव जगत के लिए पौधे ही मुख्य रूप से भोजन के स्रोत हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का संग्रहण कार्बनिक पदार्थों के निर्माण से होता है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। समस्त जीव जगत में उपभोक्ता उत्पादकों पर निर्भर हैं। उत्पादकों और उपभोक्ताओं की जैविक प्रक्रियाओं में समानताओं के साथ साथ कुछ बुनियादी अंतर हैं, जैसे कि पोषण की प्रक्रिया में अधिकांश पौधों उत्पादकों में पोषण का पहला चरण कुछ सामान्य पदार्थों से शुरू होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी आदि। इसके विपरीत अधिकांश जंतुओं उपभोक्ताओं का पोषण जटिल पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि से शुरू होता है। पौधों और जंतुओं में पोषण और उससे संबंधित अन्य जैविक क्रियाओं के लिए विशेष अंग तंत्रों की व्यवस्था है। 7.1 अंग तंत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। 9वीं कक्षा में हमने कोशिकाओं के सतही क्षेत्रफल और आयतन के अनुपात का अध्ययन किया था। हमने यह पाया कि कोशिका जितनी बड़ी होती है उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात उतना ही कम हो जाता है एवं उसके अंदर की क्रियाओं की गति उतनी ही धीमी पड़ जाती है। इस ग्राफ को देखकर बताइए कि किसी एक कोशिकीय जीव की लंबाई बढ़ जाए तो क्या होगा। उपरोक्त ग्राफ का अध्ययन करने पर आप पाएंगे कि यदि एक कोशिकीय जीव का आकार बढ़ जाता है तो उसका सतही क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात घटता जाता है। ऐसी स्थिति में उनको जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। ऐसी ही परिस्थिति बहुकोशिकीय जीवों में होती है। जैसे जैसे उनका आकार बढ़ता जाता है, किसी विशेष व्यवस्था के बगैर उनकी सभी कोशिकाओं तक संसाधन नहीं पहुंच पाते। गौर करने की बात यह भी है कि बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में भी नहीं रहती हैं। इन्हें पर्याप्त संसाधन मिल सके और उनका उपयोग हो सके जिससे ये कुशलतापूर्वक तेजी से कार्य कर सकें, इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे शारीरिक संरचनाओं के सतह के परत दर परत मुड़ने या वलयित होने से अवशोषण के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का बढ़ना, एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता जिसके माध्यम से किसी तरल पदार्थ के जरिए कई अन्य पदार्थों का शरीर में तेजी से आवागमन, आवश्यकता अनुसार शरीर में घर्षण कम करने के लिए लसलसे पदार्थ जैसे श्लेष्मा का स्राव, नमी युक्त सतह का होना आदि। रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना। जैव विकास के फलस्वरूप हमें ऐसी व्यवस्थाएं कई जीवों के शरीर की संरचना में नजर आती है। उदाहरण के लिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण, परिवहन आदि से संबंधित तंत्रों तथा हमारे शरीर के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि में नजर आते हैं। मनुष्य व पौधों के उदाहरण से हम बहुकोशिकीय जीवों में भोजन संबंधी उन तमाम जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो ऐसे तंत्रों की मदद से भोजन के अंतर्ग्रहण से शुरू होकर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने तथा अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन से जुड़ी है। 7.2 मनुष्य में जैविक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन ह्यूमन। 7.2.1
पाचन और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं, डाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिस्टम रिलेटेड टू इट। भोजन के अवयवों का उपयोग शरीर को हमेशा ऊर्जा से भरपूर बनाए रखने में होता है। साथ ही शरीर की वृद्धि, मरम्मत करने और तापमान बनाए रखने में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा भोजन के अवयवों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के अपघटन से प्राप्त होती है। इनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है और परीक्षण भी किया है। परिशिष्ट में इन परीक्षणों को करने की विधि दोहराई गई है। इनके अलावा भी कई अन्य पदार्थों की ज़रूरत हमारे शरीर को होती है, जैसे पानी, लवण, विटामिन आदि। आमतौर पर पाचन की प्रक्रिया द्वारा इन सभी की मात्रा रक्त में बनी रहती है। इससे शरीर की अलग अलग प्रकार से विशेषीकृत कोशिकाओं की ज़रूरतों की आपूर्ति हो पाती है। भोज्य पदार्थों में उपस्थित ग्लूकोज नामक शर्करा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत लगभग सभी कोशिकाओं को होती है। यदि रक्त में इसकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो इसकी सूचना मस्तिष्क को हो जाती है। मस्तिष्क से आमाशय की दीवारों में संकुचन की प्रक्रिया आरंभ करने की सूचना प्रसारित होती है। इससे हमें भूख का एहसास होता है। क्या आपको और भी किसी स्थिति में भूख लगती है? सोचिए, जब आपको मनपसंद खाने की खुशबू आ रही होती है तो क्या होता है? हमारा पाचन तंत्र मुख्य रूप से मुंह से मल द्वार तक फैली एक लंबी नली है जिसे आहार नली कहते हैं। आहार नली की दीवार में अनेक वलयित परतें पाई जाती हैं। इसमें तथा इसके बाहर कई प्रकार के पाचक अंग व ग्रंथियां हैं। आहार नली से जुड़ी ग्रंथियों एवं आहार नली के विभिन्न भागों से स्रावित रस पाचन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। इससे भोजन के अवयवों के जटिल बड़े अणु छोटे सरल अणुओं में बदलते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के चित्र में कौन कौन से भागों को दर्शाया गया है? 7.2.2 पाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख हैं। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है। चलिए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 1। इस क्रियाकलाप को करने के लिए हमें आधा चम्मच चाय वाला गेहूं का आटा, 1 बीकर पानी, 2 परख नलियाँ, ड्रॉपर और आयोडीन के तनु घोल 1% की ज़रूरत होगी। इस परीक्षण के लिए आटे के स्थान पर आप उबले हुए चावल से निकाला गया पानी अर्थात पसिया या माड़ का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 चम्मच आटे को आधा बीकर पानी में घोलें और इसकी थोड़ी सी मात्रा में स्टार्च का परीक्षण करें। आप जानते हैं कि किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालकर परीक्षण किया जाए और घोल नीला काला हो जाए तो स्टार्च उपस्थित है। अब 2 साफ परख नलियाँ लेकर उन्हें क और ख नामांकित करें। प्रत्येक परख नली में आटे के घोल की 20 से 25 बूंदें डालें। अब क परख नली को मुंह के पास लाकर उसमें घोल के बराबर माप की लार थूक डालें। लार डालकर क परख नली को अच्छी तरह हिलाएं। ख परख नली में लार नहीं डालना है। अब दोनों परख नलियों को रख दें और 2 घंटे के बाद दोनों परख नलियों में आयोडीन की 2-2 बूंदें डालकर अवलोकन करें। क और ख परख नली में से किस परख नली का घोल स्टार्च की उपस्थिति दर्शाता है? ऐसा क्यों हुआ होगा? चलिए यह भी पता लगाएं कि किस प्रकार के माध्यम अर्थात अम्लीय, क्षारीय या उदासीन में लार का प्रभाव दिखता है।
रिया, ये तो क्या खा रही है? अचार। वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। अरे वाह बच्चों, तुम लोग क्या खा रहे हो? मैम अचार। अचार? वाह, ये तो मेरा भी फेवरेट है। क्या तुम्हारे मुंह में पानी आया? यस मैम। और तुम्हारे? यस मैम। मेरे मुंह में भी बहुत पानी आया। पता है बच्चों, ये जो मुंह में पानी आता है इसे हम लार कहते हैं। मैम लार कहाँ से आती है? बच्चों, ये लार हमारे मुंह में लार ग्रंथियां होती है, वहां से आती है। और पता है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो ये हमारे खाने को गीला करती है, उसे लसलसा बनाती है ताकि हम खाने को आसानी से निगल सके। और साथ ही साथ ये लार हमारे भोजन को पचाने में हेल्प भी करती है। मैम वो कैसे? क्या हम इसे करके देख सकते हैं? बिल्कुल करके देख सकते हैं। चलिए करते हैं। चलिए बच्चों, हम करके देखते हैं कि हमारे मुंह में जो लार आती है इसकी क्रिया हमारे भोजन के साथ कैसे होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने आटे का घोल यहाँ पर बना के रखा है। इसे कैसे बनाना है? 1 चम्मच आटा और आधा बीकर पानी, इस प्रकार से इसको तैयार करना है। अच्छा बच्चों, बताओ कि इस आटे में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? स्टार्च। वेरी गुड। स्टार्च और किस किस में पाया जाता है? मैम चावल के पसे में और किस में होता है रिया? आलू में भी पाया जाता है। वेरी गुड। तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है। ठीक है, अब हम क्रियाकलाप शुरू करते हैं। इस आटे के घोल को हम 2 टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ठीक है, एक तुम पकड़ो प्राची और एक तुम। हम लगभग 20 से 25 बूंदे आटे की घोल की दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये लगभग इतना हम इसमें डालेंगे। अब प्राची, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इसमें अपनी लार मिलानी है और तुम इसमें अपनी लार नहीं मिलाओगे। ठीक है, चलो लार मिलाओ। वेरी गुड। लगभग जितना आटे का घोल है उतनी लार इसमें हमने मिला दी है। ठीक है, अब बच्चों, अब आप देख सकते हैं कि इसमें प्राची ने लार मिलाई और इसमें लार नहीं मिली है। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हम लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हम देखेंगे कि इस लार की क्रिया इस आटे के साथ किस प्रकार से हुई। तो इसे हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए बच्चों, 2 घंटे का समय हो चुका है। अब हम इसमें स्टार्च का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हमें आयोडीन विलयन चाहिए। अब इन दोनों परख नलियों में हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे और देखेंगे कि इनके रंग में कोई परिवर्तन होता है या नहीं। जब भी हम किसी भोज्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डालते हैं और अगर उसका रंग नीला काला हो जाए, इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित है। और अगर उसका रंग नीला काला नहीं होता है, इसका मतलब उसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। चलिए करके देखते हैं। ये प्राची तुम्हारी परख नली है जिसमें तुमने लार मिलाई थी। इसमें हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। इसे पकड़ो। अब इस परख नली में भी हम आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं और देखते हैं कि इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं। अब हम दोनों परख नलियों को सामने रखेंगे। अब देखो, एक का रंग नीला काला दिख रहा है और एक परख नली का रंग नीला काला नहीं दिख रहा है। जिसका रंग नीला काला दिख रहा है, ये क्या दर्शा रहा है कि इसमें स्टार्च अभी भी उपस्थित है। और इसका रंग नीला काला नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें उपस्थित स्टार्च नहीं है। नहीं है, इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमने लार मिलाई थी और लार में उपस्थित एंजाइम्स की क्रिया स्टार्च के साथ हुई और उसने स्टार्च जैसे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल दिया। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से हमारी लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। यस मैम। तो बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स से जटिल भोज्य पदार्थ स्टार्च सरल भोज्य पदार्थ शर्करा में बदल जाता है। मैम,
क्या लार के प्रभाव को हम अम्लीय माध्यम में भी देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। क्या क्षारीय माध्यम में भी देख सकते हैं? क्षारीय माध्यम में भी हम देख सकते हैं। और मैम उदासीन माध्यम में? हम तीनों माध्यम में लार के प्रभाव को देख सकते हैं। इसके लिए हमें तीनों माध्यम बनाने पड़ेंगे। एक में हमने कपड़े धोने के सोडे से घोल तैयार कर लिया है। इसे तुम पकड़ो, इसे हम बड़ी परख नली में डाल देते हैं, ठीक है। और एक में हमने डिस्टिल वाटर लिया है, आसुत जल लिया है, ठीक है। अब तीनों परख नली में हम लगभग 20 से 25 बूंद आटे के घोल को डाल देंगे। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि ये जो परख नलियाँ आपने पकड़ी है, इसमें अम्लीय माध्यम किस परख नली में है? मैम मेरे वाले इसमें नींबू के रस में। वेरी गुड, इसमें नींबू का रस है जिसको हम अम्लीय माध्यम बनाए हैं, ठीक है। दूसरे परख नली में क्या है? सोडे का पानी। ये कौन सा माध्यम हुआ? क्षारीय माध्यम। ये क्षारीय माध्यम, और ये उदासीन माध्यम। उदासीन माध्यम हुआ, ठीक है। अब बच्चों इसमें आपको लार मिलानी है। एक एक कर इसमें लार मिलाइए। तुम भी मिलाओ। वेरी गुड। तीनों में लार मिलाने के बाद हम तीनों माध्यम में लार के प्रभाव को देख सकते हैं। इसे भी हम लगभग 2 घंटे के लिए रख देंगे। चलिए बच्चों, 2 घंटा हो चुका है। अब हम इन तीनों माध्यम में अम्लीय, क्षारीय और उदासीन स्टार्च का परीक्षण करेंगे। इसके लिए हम इसमें आयोडीन विलयन की बूंदें डालेंगे, और अगर इसका रंग गहरा नीला आता है, इसका मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित है, और इसका रंग अगर नीला नहीं आता है, मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। चलिए करते हैं। प्राची, तुम ये परख नली पकड़ो, तुम इसको पकड़ो। अब हम इसमें आयोडीन की बूंदें डालेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको बताना है कि गहरा नीला रंग किस में आया। तो हम देख सकते हैं कि तुमने क्षारीय माध्यम की परख नली पकड़ी है, तुमने उदासीन माध्यम की परख नली पकड़ी है, और तुमने अम्लीय माध्यम की परख नली पकड़ी है। और हम देखेंगे कि क्षारीय और उदासीन माध्यम में गहरा नीला रंग आया। इसका मतलब इसमें अभी भी स्टार्च उपस्थित है। इस माध्यम में एंजाइम अधिक क्रियाशील नहीं थे, जिसके कारण स्टार्च का पाचन यहाँ पर नहीं हुआ। हम देख सकते हैं कि अम्लीय माध्यम में गहरा नीला रंग नहीं आया, मतलब इसमें स्टार्च उपस्थित नहीं है। मैम ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमने हल्का अम्लीय माध्यम बनाया था, और हमारे लार में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम ने इस स्टार्च के साथ क्रिया की और उसे माल्टोज में बदल दिया। और बच्चों ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये ताप और पीएच के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और एमाइलेज एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में लगभग जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में हो और तापमान लगभग 32 से 37 डिग्री सेल्सियस हो, तब ये अधिक क्रियाशील होते हैं। और क्षारीय और उदासीन माध्यम में लार के एंजाइम्स अधिक क्रियाशील नहीं होते हैं, इसलिए इन दोनों में गहरा नीला रंग आया और इसमें गहरा नीला रंग नहीं आया।